नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। हम लोग इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट किए थे जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, हमने इससे पहले हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन का अध्ययन कर लिया है, कंप्लीट अध्ययन कर लिया है। तो हम लोगों ने अब तक का है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो बेसिक जनरल इंट्रोडक्शन है हमने वो पढ़ा है। इसके बाद हमने इसका नामकरण पढ़ा है। नामकरण के बाद हमने अल्कोहल और फिनॉल के फॉर्मेशन की विधि पढ़ी है। ठीक है, किस किस प्रकार से हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का विवेचन कर सकते हैं हमने ये पढ़ लिया है। अब अगला नंबर आता है कि हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज का अध्ययन करें। प्रॉपर्टीज दो प्रकार की होती है। पहली आपकी होती है भौतिक प्रॉपर्टी या भौतिक गुण, जिसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। दूसरा आपका होता है केमिकल प्रॉपर्टी अथवा रासायनिक गुण। ठीक है, तो रासायनिक जो क्रियाएं देते हैं बहुत ढेर सारी, वो हम अध्ययन करेंगे इसके उसके पहले। लेकिन हम लोग एक छोटा सा पार्ट है भौतिक गुण। ठीक है, तो हम अल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुणों का चर्चा कर लेते हैं। पहले हम इसके भौतिक गुण का अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके रासायनिक क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसके आइए अध्ययन करते हैं इसके भौतिक गुणों का। किसके किसके अल्कोहल और फिनॉल के भौतिक गुण का अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, भौतिक गुण। ठीक, चलिए किसकी बात कर रहे हैं आप? अल्कोहल की बात कर रहे हैं और इसके बाद अलावा फिनॉल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अल्कोहल और फिनॉल की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप अल्कोहल को क्या लिखते हैं? ROH लिखते हैं। और फिनॉल को क्या करते हैं? आप एक बेंजीन रिंग बनाते हैं और उस बेंजीन रिंग में एक प्रतिस्थापी समूह OH जोड़ देते हैं। इसको आप नाम देते हैं फिनॉल का। ठीक है, या आप इसको इस तरीके से ArOH भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पहले ये बता चुके हैं। ठीक, अब जो आप देख रहे हैं कि आपके अल्कोहल में दो ग्रुप हैं। अल्कोहल में दो ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो आपका एल्किल समूह है। कौन सा है? एक आपका एल्किल समूह है, दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल समूह है। दूसरा आपका क्या है? हाइड्रोक्सिल समूह है। बात समझ में आई? आपके अल्कोहल में दो समूह जुड़े हुए हैं। पहला आपका एल्किल समूह, दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल समूह। इसी तरीके से आपका जो फिनॉल है, फिनॉल में भी दो समूह है। एक आपका एरिल समूह हो गया और दूसरा आपका हाइड्रोक्सिल समूह हो गया। तो आप देख रहे हैं कि आपके फिनॉल में भी दो समूह है और अल्कोहल में भी दो समूह है। दो समूह कौन कौन से? एल्किल और हाइड्रोक्सिल। यहाँ पर भी एरिल और हाइड्रोक्सिल होता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल समूह अल्कोहल और फिनॉल में क्या है? कॉमन है। तो जो इसका भौतिक गुण होगा, ठीक है, किसका भौतिक गुण होगा? चाहे अल्कोहल अथवा फिनॉल की बात कर ले, इसके जो भौतिक गुण होंगे वह इसमें मुख्यतः किसके कारण होंगे? हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होंगे। किसके कारण होंगे? हाइड्रोक्सिल समूह के कारण जो होंगे, इसके जो भी भौतिक गुण होंगे वो मुख्य गुण जो होंगे वो हाइड्रोक्सिल समूह के कारण ही होंगे। लेकिन जो आपका एल्किल और एरिल पाया जा रहा है, आपके एल्किल किसमें पाया जा रहा है? आपके अल्कोहल में पाया जा रहा है, जबकि एरिल कहाँ पे पाया जा रहा है? फिनॉल में पाया जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका एल्किल और एरिल समूह पाया जा रहा है, ठीक है, इसके कारण जो उसकी सामान्य प्रकृति है, ठीक है, जो एल्किल और एरिल की जो सामान्य प्रकृति है, इसके कारण इसके गुणधर्म जो होते हैं वो चेंज होते हैं। सामान्यतः कैसे होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मतलब उनमें बदलाव आता रहता है। लेकिन जो मेजर आपके गुणधर्म होंगे वो हाइड्रोक्सिल समूह के कारण होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लिए हैं इसके गुणधर्म की। अब हम लोग पहला इसका गुणधर्म देखते हैं। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, क्वथनांक। क्या? क्वथनांक देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा, क्वथनांक जब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे? क्वथनांक। तो जैसे जैसे अल्कोहल अथवा आपका जो फिनॉल है, ठीक है, इसमें जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या, किसकी? कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे जो क्वथनांक होगा वो क्या बढ़ेगा? क्वथनांक बढ़ेगा। ठीक है, क्वथनांक कब बढ़ेगा? जब कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी। बात समझ में? कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, लगातार बढ़ रही है, तो हमारा क्वथनांक कैसा होगा भैया? क्वथनांक भी बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो हमारा क्वथनांक कब बढ़ेगा? जब कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी। बात समझ में आई? क्यों ऐसा होता है? कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने के बाद क्यों हमारा जो है क्वथनांक बढ़ता है? क्योंकि
क्योंकि वांडरवाल बल में वृद्धि होती है। किसमें? वांडरवाल बल, ठीक है, जिसको आप लोग अंग्रेजी में बोलते हैं वांडरवाल फोर्स। क्या बोलते हैं? वांडरवाल फोर्स, वांडरवाल फोर्स, ठीक है। इसमें जैसे जैसे, मतलब हमारे कहने का तात्पर्य जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, आपके अल्कोहल और फिनॉल में वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, अर्थात आपका क्वथनांक क्या करेगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो हमारे कहने का तात्पर्य इतना सा है कि जैसे जैसे आपके कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे वांडरवाल फोर्स बढ़ेगा, और वांडरवाल फोर्स बढ़ने के कारण आपका जो है क्वथनांक क्या करेगा? बढ़ेगा। बात समझ में आई? तो इसका मतलब अल्कोहल और फिनॉल का क्वथनांक जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उसी उसी प्रकार से इसका क्वथनांक भी इंक्रीज करेगा। एक तो यह बात हो गई। अच्छा, दूसरा बात यह है कि जैसे जैसे अल्कोहल में आपका, ठीक है, अल्कोहल में जैसे जैसे साइड ब्रांचेज, मतलब शाखाएं, ठीक है, जैसे जैसे साइड ब्रांचेज या किसी से एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, इसमें जब साइड ब्रांचेज जब बढ़ने लगेंगी, किसी अल्कोहल की बात करते हैं, यदि इसमें हमारी जो शाखाएं या साइड ब्रांचेज हैं वह बढ़ने लगेंगी, तो जो हमारा क्वथनांक होगा धीरे धीरे कम होने लगता है। बात समझ कोशिश करिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आपका शाखा बढ़ेगी, इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल, एक चीज होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल घटेगा। अगर शाखा बढ़ेगी मतलब साइड चेन बढ़ेगी, ठीक है, तो शाखा बढ़ेगी मतलब साइड चेन बढ़ रहा है, इसका मतलब जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल, सरफेस एरिया जो होगा वह क्या करेगा? घटेगा। अगर सरफेस एरिया घट रहा है तो आपका जो वांडरवाल फोर्स लगेगा, जो वांडरवाल बल लगेगा, वांडरवाल बल जो लग रहा था, वांडरवाल बल क्या करेगा? घटेगा। मतलब जैसे जैसे आपका शाखा बढ़ेगी तो सरफेस एरिया या जो आपका पृष्ठ क्षेत्रफल है वह घटेगा, साथ ही साथ आपका वांडरवाल बल भी घटता है। इस कारण से अल्कोहल में जैसे जैसे शाखा बढ़ती है, उसी प्रकार से आपका क्वथनांक कैसा होगा? कम होता जाएगा। क्वथनांक कैसा होगा? कम होता जाएगा। देखिए, दो चीजें हमने बताई कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर, कार्बन परमाणुओं की संख्या अल्कोहल और फिनॉल में बढ़ेगी तो हमारा वांडरवाल बल बढ़ेगा। जब वांडरवाल बल बढ़ रहा है तो हमारा क्वथनांक क्या होगा? बढ़ेगा। पहली चीज हमने बताई। दूसरा हमने बताया कि अल्कोहल में जैसे जैसे शाखा बढ़ेगी वैसे वैसे हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा, अर्थात वांडरवाल फोर्स जो होगा वह कम होगा। इसका मतलब हमारा क्वथनांक कैसा होगा? कम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो हमने अभी तक आपको दो चीजें बताई हैं कि कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ने पर क्वथनांक हमारा बढ़ता है अल्कोहल और फिनॉल दोनों में, जबकि अल्कोहल में जैसे जैसे आपका साइड चेन या जिसे आप शाखा बोलते हैं वह बढ़ेगा, धीरे धीरे हमारा जो है क्वथनांक क्या कर जाएगा? कम होता चला जाएगा। बात समझ में आई? तो यह हो गया हमारे क्वथनांक के विषय में जानकारी। अच्छा, दूसरा है आपके अल्कोहल तथा फिनॉल के बीच में, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, ठीक है, अल्कोहल जो होगा और मतलब जो अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल होंगे और फिनॉल के दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल हैं, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक है, तो मतलब हमारा कहने का तात्पर्य है अल्कोहलों तथा फिनॉलों में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अंतराणविक हाइड्रोजन बंध, आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं अंतराणविक बल। बात समझ में आई दोस्तों? तो उम्मीद करते हैं कि अभी तक जितना मैंने आपको बताया है आज के वीडियो में वह आपको समझ में आया होगा। चलिए, हम लोग कह रहे हैं अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है,
इसको आप लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी। जैसे हम एल्कोहल लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्कोहल। आपने अभी लिखा है ऊपर, इससे पहले लिखा था ROH होता है। एल्कोहल का क्या होता है, ROH होता है। ठीक, अब आपका एक एल्कोहल यह हो गया, आपका दूसरा एल्कोहल यह हो गया, आपका तीसरा एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से आपका जो है, चलिए हम चौथा एल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है, आपका चौथा एल्कोहल ले लेते हैं। ये आपके एल्कोहल के 4 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। बात समझ में आई? ये आपके एल्कोहल के 4 अलग अलग मॉलिक्यूल हैं। अब आपका कह रहा है कि जो आपका एल्कोहल और फिनाल होता है उसके बीच में अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या कह रहा है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कहां पे, जो इनके मॉलिक्यूल होते हैं। देखिए अंतराणविक का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर तो एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तीसरा मॉलिक्यूल ये, चौथा मॉलिक्यूल ये। ठीक, अब दोनों मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्डिंग होगा वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मतलब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जिस बॉन्ड के द्वारा ये दोनों एल्कोहल को आपस में जोड़ते हैं, एल्कोहल के दोनों मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, उस बॉन्ड को आप नाम देते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलिए देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो यह जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मध्य, ठीक है, दो अलग अलग एल्कोहल के अणुओं के मध्य जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, यह एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इस केस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर आपका इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब जब आप एल्कोहल की बात करते हैं तो एल्कोहल के जो अलग अलग अणु हैं वो एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो आपका ये ठीक है, इसको बोलते हैं आप अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, ये आपका जो इसको बोलेंगे आप अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। बात समझ में आई? तो जो दो अलग अलग एल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, ठीक, दोनों के मध्य जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बंध बन रहा है, दोनों जो एल्कोहल हैं वो एक दूसरे से अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। बात समझ में? ये तो आपका हो गया एल्कोहल, ये क्या हो गया आपका, एल्कोहल की बात हो गई। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपका फिनाल भी होता है। क्या होता है, फिनाल भी होता है। चलिए आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा फिनाल इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, तो हमें देखना है किसके बारे में, फिनाल का अब देखना है। ठीक है, चलिए हम लोग फिनाल के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से यह इंटरमॉलिक्यूलर या अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। ठीक है, अब देखिए आपने बना लिया यहाँ पे बेंजीन रिंग, ठीक, यहाँ पे O, यहाँ पर H। ठीक है, OH हो गया, सबसे आपको OH ही तो जोड़ना है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक, अब आपका यह फिनाल, यह फिनाल, यह फिनाल, 3 फिनाल के मॉलिक्यूल हो गए। अब यह आपस में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़ जाते हैं। बात समझे? ये अगर कोई नया फिनाल आएगा तो यहाँ से इसके हाइड्रोजन के द्वारा यहाँ पे बॉन्डिंग बना लेगा। ठीक है, अगला इधर कोई आएगा तो इधर बना लेगा। इसका मतलब 2 फिनाल अणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या अंतराणविक हाइड्रोजन बंध। बात समझ में आई? तो हमारे अल्कोहल और फिनाल दोनों के अलग अलग अणुओं के मध्य अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जिसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह चीज जरूर समझ में आई होगी, जितना अभी तक मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए यह चीज आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद करते हैं। कमेंट करके भैया कमेंट करते रहिए। ठीक है, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि हाँ सर समझ में आ रहा है,
तो ठीक है। अच्छा, पिछले ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने चर्चा किया था किस प्रकार से आप अल्कोहल और फिनाल का विवेचन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट सारे टाइप देखे थे, जिस प्रकार से आप जो है औद्योगिक स्तर पर अल्कोहल और फिनाल का विवेचन कर रहे थे या निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अथवा भौतिक गुण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो एक तो हो गया कि इसमें जो क्वथनांक होगा, कार्बन परमाणुओं की संख्या के बढ़ने के जैसे जैसे कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी, वैसे वैसे आपका अल्कोहल और फिनाल का क्वथनांक बढ़ जाएगा। पहला आपने पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा कि अल्कोहल जो होता है जैसे जैसे उसमें शाखा बढ़ेगी, मतलब वाटर जो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, मतलब सरफेस एरिया होगा, वह कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो वान डेर वाल्स फोर्स क्या होगा, कम होगा। वान डेर वाल्स फोर्स जब घट जाएगा इसका मतलब उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ये आपने इसके पहले पढ़ा था। इसके बाद हमने आपको बताया कि अंतराणविक हाइड्रोजन बंध के द्वारा जो आपके जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल के डिफरेंट मॉलिक्यूल होते हैं, अथवा जो आपके फिनाल के डिफरेंट सारे मॉलिक्यूल होते हैं, वह एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो समान आणविक द्रव्यमान वाले अन्य वर्ग के यौगिक हैं, जो समान आणविक द्रव्यमान, समान आणविक द्रव्यमान का मतलब जिसका मॉलिक्यूलर वेट समान हो, मॉलिक्यूलर मास समान हो, ठीक है। तो जो समान मॉलिक्यूलर मास वाले जो भी अन्य यौगिक हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर मास लगभग समान हो, एक जैसा ही हो, तो ऐसे यौगिक जिसका मॉलिक्यूलर मास समान हो, जैसे अगर उसकी बात की जाए तो जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे हाइड्रोकार्बन, इसके बाद आपका आता है ईथर, हाइड्रोकार्बन के बाद आपका ईथर, हाइड्रोकार्बन, ईथर, ठीक है। और हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन, हाइलो एल्केन व हाइलो एरीन, ठीक है। ये आपका हाइलो एरीन हो गया, ठीक है। कह रहा है समान द्रव्यमान वाले, ठीक है, समान द्रव्यमान वाले। समान द्रव्यमान का मतलब जो जिसका मॉलिक्यूलर मास समान हो, समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक जैसे हाइड्रोकार्बन, ईथर, आपका हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन, ठीक है। हाइलोएरीन के यौगिक की तुलना में जब आप क्वथनांक पढ़ रहे हैं तो कहा जा रहा है कि जो आपके समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक हैं, जैसे यहाँ पे हम मिटा के थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक जैसे कौन कौन, जैसे भैया आपका पहला हो गया, आपका पहला क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, बात समझ में आई। हाइड्रोकार्बन, ईथर, ठीक। इसके अलावा हाइलोएल्केन, व हाइलोएरीन, इन दोनों का अध्ययन तो आप पहले कर चुके हैं, हाइलोएल्केन व हाइलोएरीन का। तो आप कह रहे हैं जो समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक हैं, जैसे आपका हाइड्रोकार्बन, ईथर, हाइलोएल्केन व हाइलोएरीन, ठीक है। इन यौगिकों की तुलना में आपका जो अल्कोहल होगा, क्या होगा, आपका अल्कोहल होगा, वह जो आपका फिनाल होगा, इस अल्कोहल व फिनाल का जो क्वथनांक होगा वह हाई होगा, ठीक है। कह रहा है जैसे आपका जितना अल्कोहल का रहे आणविक द्रव्यमान, उसी आणविक द्रव्यमान का कोई फिनाल रहे, उसी आणविक द्रव्यमान का हाइड्रोकार्बन, उसी आणविक द्रव्यमान का ईथर, उसी आणविक द्रव्यमान का हाइलोएल्केन व इसी आणविक द्रव्यमान का हाइलोएरीन यदि है, ठीक है, मतलब ये सभी के सभी कैसे हो, समान आणविक द्रव्यमान के हो, तो इन चारों मतलब हाइड्रोकार्बन, ईथर, हाइलोएल्केन व हाइलोएरीन से ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, अल्कोहल और फिनाल का होता है। बात समझ में आई। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। समान द्रव्यमान जो आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक हैं, जैसे आपका क्या कह रहा है, ईथर, हाइड्रोकार्बन, हाइलोएल्केन व हाइलोएरीन, इनसे ज्यादा क्वथनांक किसका होता है, आपके अल्कोहल और फिनाल का होता है। बात समझ में आई।
तो कहने का तात्पर्य यही है कि समान जितने भी ये सब है समान आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक, इन सब में सबसे ज्यादा जो इसका क्वथनांक होगा इसी दोनों का होगा। ठीक, अच्छा आइए हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से यह होगा। चलिए दोस्तों, हमने लिया है एथेनॉल, मेथॉक्सीमीथेन और प्रोपेन को। ठीक है, अब आइए पहले हम लोग इसके आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं। किसको निकालते हैं? आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं, सभी के आणविक द्रव्यमान को निकालते हैं और इसके क्वथनांक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? क्वथनांक की बात करते हैं। तो भैया जो आपका एथेनॉल है यह है एल्कोहल, यही तो है ROH को तो शो कर रहा है, ये आपका दोनों एल्किल समूह है, ये OH समूह है, तो ये हो गया आपका एल्कोहल हो गया। ठीक है, यह देखिए ROR, ठीक है, तो यह क्या होगा आपका ईथर हो गया, ईथर हो गया, यह है आपका ROR हो गया। ठीक है, और यह आपका क्या हाइड्रोकार्बन हो गया, क्या है हाइड्रोकार्बन है। बात समझ में, ये प्रोपेन है। अब आप यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा क्वथनांक जो होगा 351 डिग्री केल्विन। कितना होगा? 351 डिग्री केल्विन किसका होगा? ऐसे आपके एथेनॉल का होगा। ठीक है, इसके बाद 248 डिग्री केल्विन, कितना? 248 डिग्री केल्विन किसका होगा? आपके मेथॉक्सीमीथेन का होगा। ठीक है, इसके अलावा 231 डिग्री केल्विन, 231 डिग्री केल्विन आपका किसका होगा? प्रोपेन का होगा। क्वथनांक आप देख रहे हैं, क्वथनांक आप देख रहे हैं, एथेनॉल का क्वथनांक बहुत ज्यादा है जबकि प्रोपेन का क्वथनांक बहुत कम है। जबकि आपका जो मेथॉक्सीमीथेन है वह उसका क्वथनांक कितना है? एथेनॉल से कम और प्रोपेन से ज्यादा है। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं यदि तो यहाँ पर हमारा एक OH समूह जुड़ा हुआ है। आप देखिए एथेनॉल में OH समूह जुड़ा हुआ है, जबकि मेथॉक्सीमीथेन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन को रिमूव करके कार्बन यहाँ पे आके जुड़ गया है। बात समझ में आई? एक मेथिल ग्रुप हमारा आकर के एल्किल ग्रुप जुड़ गया है। जब आप देख रहे हैं कि एल्किल ग्रुप जुड़ गया है तो हमारा एथेनॉल का क्वथनांक ज्यादा और हमारे मेथॉक्सीमीथेन यानी ईथर का क्वथनांक कम, और वहीं पे आपका जो प्रोपेन है जो आपका हाइड्रोकार्बन है इसका क्वथनांक सबसे कम होगा। ठीक है, बात समझ में आई? तो यह भैया ये जो आपका क्वथनांक है यह प्रयोगशाला में निकाला जाता है। ठीक है, हम ऐसे हवा में बात नहीं कर देते हैं, ये जो है हम लोग लेबोरेटरी में जाते हैं और वहां पे प्रयोग के द्वारा इसको सिद्ध किया गया कि इसका क्वथनांक अलग अलग इतना होता है। ठीक है, अच्छा हम लोग सर्वप्रथम एक चीज आप लोग सीख लीजिए, मॉलिक्यूलर मास या आप जिसको बोलते हैं आणविक द्रव्यमान निकालना। क्या निकालना? मॉलिक्यूलर मास अथवा आणविक द्रव्यमान निकालना। तो देखिए कार्बन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास होता है वो 16, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 1। ठीक, मतलब कार्बन का मॉलिक्यूलर मास 12, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास 16 और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 1। ठीक, अब आपको यहाँ पे निकालना है CH3CH2OH। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए CH3CH2OH, यही इसी का तो निकालना है, इसी का तो निकालना। अच्छा अब इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, साफ कर रहे हैं और आणविक द्रव्यमान निकाल करके देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ करके इन सभी का हम लोग आणविक द्रव्यमान, क्योंकि आपको तो इसका क्वथनांक पता ही हो गया है। अब देखिए CH3CH2OH, अब देखिए कार्बन कितना? 1 2 कार्बन इसमें, तो 2 गुणे आपने अभी लिखा था, आपने अभी यहीं पे लिखा है कार्बन का जो आणविक द्रव्यमान होगा 12, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16, जबकि हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान 1 होता है। अब कार्बन आपका 2 है और एक कार्बन का आणविक द्रव्यमान 12 है, लिख लीजिए। आपके हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, 6 और आणविक द्रव्यमान कितना है? 1 है। इसी प्रकार से आपका ऑक्सीजन कितना है? 1 है और आणविक द्रव्यमान कितना है? 16 है, लिख लीजिए भैया। अब आपका जो आएगा 12 गुना 24 प्लस में 6 कम 6 और प्लस में 16 कम 16, तो 24 36 और ये 16 30 16 46, तो आ गया आपका 46 मॉलिक्यूलर मास अथवा आणविक द्रव्यमान किसका आ गया? आपके एथेनॉल का आ गया।
बात समझ आई? तो उम्मीद करते हैं आपको इस तरीके से निकालना समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूलर मास किस प्रकार से निकाला जाता है। अच्छा, मेथॉक्सी-मीथेन का यदि हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकालें तो देख रहे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3OCH3, ठीक है। अब देखिए कि 2 कार्बन है, इसका मतलब 2 गुणा 12, ठीक। इसी प्रकार से हाइड्रोजन कितना, 3 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन है, तो 6 गुणा में 1, और आपके ऑक्सीजन कितना है, 1 गुणा में 16, ये 16, ये 1, ये 12 कहां से आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर मास इतना ही होता है, ठीक है। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। अब अगर इसको हम जोड़ें, कैलकुलेट करें, तो 12 गुना में 24 प्लस 6 एक्का में 6 और 16 एक्का में 16, ठीक। अब 24 36 और 16 46। आपने देखा कि आपके मेथॉक्सी-मीथेन का भी मॉलिक्यूलर मास 46 आया, जबकि आपके एथेनॉल का भी मॉलिक्यूलर मास 46 ही आया था। अब आप यहाँ पे अगर यहाँ पे आपके प्रोपेन की बात की जाती है तो इसको हम लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3, क्यों भैया लिख सकते हैं या नहीं? ये आपका CH3, ये आपका CH2 पूरा पूरा, ये CH2 और ये CH3, हमने इसको लिख दिया CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे आपके कार्बन है 3 गुना में 12 प्लस हाइड्रोजन आपके 3 6 2 8 गुना में 1 प्लस आपके कुछ है ही नहीं, ऑक्सीजन है ही नहीं, तो मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और आप कर दीजिए, अगर इसको कैलकुलेट करें तो 12 दिया में 36 प्लस में 8 और ये आएगा आपका 44 जब कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से इन सभी का जो मॉलिक्यूलर मास आया अलग अलग आया। आपके प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास कितना भैया, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास 44 आया। वहीं पे आपके मेथॉक्सी-मीथेन का मॉलिक्यूलर मास 46 आया, और वहीं पे आपके जो आपका एथेनॉल था उसका मॉलिक्यूलर मास 46 आया। तो आप देख रहे हैं कि समान, लगभग समान जो आणविक द्रव्यमान वाले यौगिक हैं, ठीक है, जिसकी आप बात कर रहे थे, अल्कोहल की, ईथर की और हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, तो इनमें जो है सबका आणविक द्रव्यमान लगभग समान या समान है, ठीक। लेकिन इसमें क्वथनांक जो है वो क्या कर रहे हैं, डिफर कर रहे हैं। यहाँ पे 351 डिग्री केल्विन था, ठीक है, यहाँ पर 248 डिग्री केल्विन था, यहाँ पे 248 डिग्री केल्विन, और यहाँ पे 231 डिग्री केल्विन, ठीक। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके सबके क्वथनांक में डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, ठीक। तो अभी हमने इसके पहले ही आपको बताया था कि जो आपका समान मॉलिक्यूलर मास वाले यौगिक, जैसे हमने बताया कि आपके हाइड्रोकार्बन, ईथर, हाइलोएल्केन व हाइलोएरीन होते हैं, उनसे हमारा अल्कोहल का और फिनाल का जो क्वथनांक होता है वह कैसा होता है, उच्च होता है, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका, इसी में आपका जो आपका अल्कोहल है और अल्कोहल के साथ साथ जो ईथर है, दोनों में जो आपका अल्कोहल है और ईथर है उसका जो उच्च क्वथनांक होता है वह किसकी वजह से होता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है, ठीक है। अंतराणविक हाइड्रोजन बंध जो बनता है, अंतराणविक हाइड्रोजन बंध जो बनता है, उसी के कारण आपका अल्कोहल और फिनाल का जो क्वथनांक होता है वो हाई होता है, जबकि ईथर और हाइड्रोकार्बन में इसका अभाव है, इसी कारण इसका जो है क्वथनांक कम है, ठीक है। यहाँ पर आपके एथेनॉल होंगे, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी ज्यादा मात्रा में, और यहाँ पर इसका अभाव रहता है। इसी कारण से आपके जो भी होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे ईथर हो, चाहे आपके हाइड्रोकार्बन हो, तो आप लोगों ने देखा कि आपके जितने अल्कोहल और आपके फिनाल होंगे उसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अथवा अंतराणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस वजह से इसका जो है क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है दोस्तों, जबकि ईथर और हाइड्रोकार्बन में नहीं पाया जाता। चलिए दोस्तों, अब हम इसके दूसरे प्रॉपर्टी यानी कि हम लोग इसके विलेयता की बात करते हैं। किसके विलेयता की, अल्कोहल और फिनाल के विलेयता की बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों, हमारी अगला महत्वपूर्ण गुण है विलेयता, जिसको आप लोग बोलते हैं अंग्रेजी में सॉल्वेंटी। तो हमारे जो भी अल्कोहल या फिनाल होते हैं, अल्कोहल अथवा जो भी आपका फिनाल होगा, ठीक है, कौन क्या होगा, फिनाल, चाहे आपका अल्कोहल हो अथवा फिनाल हो, यह जल के अणुओं के साथ, किसके अणुओं के साथ, जल के अणुओं के साथ
जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए यह कैसे होते हैं, जल में विलेय होते हैं, जल में कैसे होते हैं, विलेय होते हैं। कहने का मतलब हमारा एल्कोहल और फिनाल हाइड्रोजन के जो जल के अणु होंगे उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, इसीलिए जो हमारे एल्कोहल अथवा फिनाल होते हैं वह जल में विलेय होते हैं। कहने का मतलब यह एल्कोहल अथवा जो फिनाल होगा वह जल में कैसा होगा, जल में कैसा होगा, विलेय होगा। ठीक है, क्यों विलेय होगा, क्योंकि ये जो होते हैं जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। ठीक है, अभी हमने बताया कि एल्कोहल को आप ROH से प्रदर्शित करते हैं, जबकि आपने फिनाल को AROH बनाया था। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका एल्किल अथवा एलिल समूहों की संख्या, जैसे जैसे आपके एल्किल अथवा एलिल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे जो आपके एल्कोहल अथवा फिनाल होते हैं उनकी पानी में या जल में विलेयता घटती जाती है। मतलब कहने का यह है कि आप एल्किल अथवा एरिल जो आपके समूह हैं, एरिल समूहों की संख्या को यदि आप बढ़ाएंगे तो इनकी विलेयता क्या होगी, विलेयता जल में विलेयता क्या होगी, इनमें जल की विलेयता जो होगी, जल में विलेयता होगी क्या करेगी, घटेगी। क्यों घटेगी, देखिए आपका एल्किल और एरिल समूह जैसे जैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा एल्किल और एरिल समूह, वैसे वैसे आपका जो एल्कोहल अथवा फिनाल है वह जो है जल में कम या मतलब कम घुलनशील होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आपका एल्किल अथवा एरिल समूह होते हैं, एल्किल अथवा एरिल समूह होते हैं, यह जल विरागी होते हैं। क्या होते हैं, जल विरागी होते हैं। क्या होते हैं, जल विरागी होते हैं, मतलब जल में कम घुलनशील होते हैं। अर्थात जैसे जैसे इनकी संख्या एल्किल अथवा एरिल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है, इनकी संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी या विलेयता घट जाएगी, जल में विलेयता घट जाएगी। बात समझ में आई। आइए एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे जो भी एल्कोहल होगा, ठीक है, अथवा जो फिनाल होगा उसमें जल के साथ किस प्रकार से हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हमारे जल जो हमारा एल्कोहल होगा अथवा जो हमारा फिनाल होगा उसमें जल के साथ किस प्रकार से बॉन्डिंग पाई जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक हमारा कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, जो है CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब देखिए ऑक्सीजन के आपके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6 होता है। ठीक है, 2,6 होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे यह आपका हो गया एक एल्कोहल। क्या हो गया, एल्कोहल, जिसको आप नाम देते हैं प्रोपेनॉल। क्या नाम देते हैं, प्रोपेनॉल। अब इसकी क्रिया आप लोग किससे कराएंगे, जल के साथ कराएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सॉल्युबिलिटी किसमें टेस्ट कर रहे हैं, इसकी जल के साथ सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं ना भैया, जल के साथ सॉल्युबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये सॉल्युबल होगा। ठीक, एक देखिए, एक हम लोग यहाँ पर ये H2O, हमने यहाँ पे एक जल ले लिया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक क्या ले लिया, जल ले लिया। हमने यहाँ पर एक जल ले लिया, यहाँ पे एक जल ले लिया, यहाँ पे जल ले लिया। अब हम देख रहे हैं किस प्रकार से हमारा जो जल में हमारा एल्कोहल विलेय होगा। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी कुछ इस प्रकार से, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के बीच में ये जो ऑक्सीजन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वह जो अनाबंधित इलेक्ट्रॉन है वह ऑक्सीजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ इस प्रकार से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तो यह बॉन्ड और यह बॉन्ड, इसको आप लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, जल तथा ये आपका जल हो गया, ये आपका क्या हो गया, जल, और ये आपका क्या हो गया, एल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके जल तथा एल्कोहल के अणुओं के मध्य यह जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, इसी के कारण आप लोग जानते हैं कि जो आपका एल्कोहल होता है अथवा जो फिनाल होता है वह जल में विलेय होता है। आपने एल्कोहल का देख लिया, आइए आप लोग फिनाल का भी देख लीजिए। ठीक है, किसका देख लीजिए, फिनाल का देख लीजिए। ये है आपका कोई एक फिनाल है, आपका क्या है, कोई एक
फिनाल है, ठीक है। आपका क्या है, ये फिनाल है। अब आप इसमें देखेंगे किस प्रकार से इसमें जो है आपके हाइड्रोजन जो जल होंगे वह हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे भैया, यहाँ पर भी तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन बंध के द्वारा HOH से जुड़ जाएंगे, यही HOH से जुड़ जाएंगे। बात समझ में आई? यही हमारे यहाँ हाइड्रोजन जो है HOH से, तो यह बांड, ठीक है, ये वाला, ठीक, ये जो डॉटेड लाइन दिखाया गया है यही हाइड्रोजन बंध को शो कर रहा है, यही हाइड्रोजन बंध को शो कर रहा है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हमारा जो जल होगा, जल में हमारे अल्कोहल और फिनाल दोनों हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण विलय होंगे, लेकिन जैसे जैसे हमारे एल्किल अथवा एडिल समूहों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे इनका जल में विलयता क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। अधिकांश जो निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल हैं, जैसे आपका मिथेनॉल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपका एथेनॉल हो गया, ठीक है, एथेनॉल हो गया या प्रोपेनॉल, मतलब जो आपके निम्न आणविक द्रव्यमान वाले अल्कोहल हैं वह सभी के सभी कैसे होते हैं, किसी भी मात्रा में पानी में मिला जाए, मतलब किसी भी अनुपात में मिला दीजिए आप पानी में, जो निम्न आणविक द्रव्यमान वाले आपके अल्कोहल है उनको किसी भी अनुपात में आप पानी में मिला दीजिए, यह मिश्रित हो जाते हैं, पूर्णतया मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। बात समझ में आई? तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब शराबी शराब पीता है तो एथेनॉल ही तो पीता है, एथेनॉल वो क्या करता है कि वह पानी के किसी भी मात्रा में मिला लेता है और आराम से जो है पी जाता है, गटक जाता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से यह इसकी विलयता हो गई, ठीक दोस्तों। तो आज हमने इसके भौतिक गुणों का अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत, अगर आप लोगों को यह वीडियो समझ में पसंद बहुत आया होगा तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि केमिस्ट्री का वीडियो जब भी पड़े आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू।